चलिए, प्रीवियस क्लास में मैंने वेक्टर में आपको बताया था ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें स्केलर और वेक्टर दोनों बताए थे, है ना। एक चीज बची हुई थी वेक्टर की, वो थी क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। तो आज वो पढ़ाऊंगा, प्लस कुछ क्वेश्चंस जो निकाले प्रीवियस ईयर के वो डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा आप समझ पाओगे कि कहां पे क्या चीजें गड़बड़ है और क्या इंपॉर्टेंट है। वेक्टर का पोर्शन हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 से 8 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। यानी अगर आपने एक टॉपिक अच्छा कर लिया तो पक्की बात है कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले जरा। सबसे पहले वो क्वेश्चन देखते हैं जो अभी अभी एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, और एक चीज याद रखिएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी को ही हम बोलते हैं क्या, ए बी सी। और रिमेंबर, ए डॉट बी क्रॉस ए हो जाए तो इसे लिखेंगे तो एबीसी पर दो वेक्टर सेम हो या प्रोपोर्शनल हो तो जीरो। ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है। तो ये क्वेश्चन है, अगर इसमें ध्यान दें तो इसका ए का ए में मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा, जीरो। अच्छा, याद रखिए ए क्रॉस ए कितना होता है, जो एप्लीकेशन है वो बताता हूं अभी। ए क्रॉस ए कितना होता है, जीरो। तो ए क्रॉस ए जीरो, फिर इसका करा तो क्या मिला, ये अभी अंदर का लिख रहे हैं हम, बोलो बी क्रॉस ए, ठीक है। फिर इस पर आओ ए पर, तो क्या आएगा, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, सही लिखा है। अब उसके साथ आप कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी। अब डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैसे, ए में ए का हुआ जीरो, ए में इसका हुआ जीरो, और ये मिला कितना, ए बी सी। अब पूरा स्टेप भी बता दूंगा। बी का इसमें किया जीरो, बी का इसमें किया तो बोलो बी ए सी। अभी तो जो मिला है वो लिखो आप। फिर बी का इसमें हुआ तो जीरो, अब सी का करिए, सी का इसमें हुआ तो कितना, सी बी ए, बाकी दोनों में सी है जीरो। अब ये एबीसी है, ये माइनस एबीसी आपस में कैंसिल, और इसको अगर साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करोगे तो क्या बचा, माइनस एबीसी। तो अभी तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हुआ डी डैली, यस और नो। अब जितने लोगों को ये वाला टाइप समझ में नहीं आता जरा हाथ उठा दो, जिससे मैं समझा पाऊं आपको ढंग से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। एबीसी की वैल्यू ले लो, पर मेथड से देर लगती नहीं है, बता दूं वैसे। बाकी आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ए वेक्टर को ले लो क्या, आई, बी को ले लो जे, और सी को ले लो के। और याद रखना, ए बी सी में अगर कभी भी ये लिया है आई जे के, तो इसका वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1। ये एक चीज आप कहीं पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिससे भी करना चाहो। अब मैं इसको फिर से बता रहा हूं, ये सब वो क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम में आए हुए हैं। ये कोई शीट नहीं ली मैंने। अब एक बार फिर समझिए क्या करा है मैंने। अभी आईजेके के बिना करवाना है। सबसे पहले दो अलग अलग चीजें बेटा, एक ये ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना सीखना है, और एक ब्रैकेट के बाहर का। अगर हम केवल ब्रैकेट के अंदर का ए प्लस बी क्रॉस, आपसे मैं बोलूं ए प्लस सी करो। एक तो वेक्टर में जब भी क्रॉस लिखा तो ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। मान लो ये ले रहे हो पहले, तो यही हर बार लोगे, तो आप बताओ क्या मिलेगा। इस ए का किया से ए क्रॉस है, अब मैं जो डायरेक्ट लिखता हूं, फिर बोलो बी क्रॉस है, इस वाले वेक्टर को पहले लिखा है बी क्रॉस है, फिर बोलो कितना बेटा, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। ये क्लियर है स्टेप। अब ए क्रॉस ए कितना, जीरो। तो आपको मिला क्या क्या बताओ, बी क्रॉस ए मिला, प्लस ए क्रॉस सी मिला, प्लस बी क्रॉस सी मिला, राइट। ये मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये वाला ब्रैकेट ना बना के ऐसा बना दो ब्रैकेट, ठीक।
अब उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि आपको इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, एबीसी का। अब मैं अलग से आपसे बोल रहा हूं, केवल लॉजिक से मैं बोलूं ए डॉट का इसमें मल्टीप्लाई करो, किसमें, बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा ही लिखते ना आप, लिखते ना। अब यही चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी थी, समझाने के लिए लिखी। फिर यहां पर बोलो ए डॉट ए क्रॉस सी प्लस ए डॉट, बोलो। अब जब भी दो वेक्टर सेम हो जाते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये क्या हुआ, ए बी सी। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। अब जैसे आपने इस ए का मल्टीप्लाई सारे में किया, आप किसका करोगे बताओ, बी का। बी का जब सारे में करोगे तो आप थोड़ा मेंटली करते हैं, बी का इसमें हुआ तो जीरो, इसमें हुआ तो आपको ऐसा मिलेगा बी डॉट ए क्रॉस सी बेटा, और इसमें हुआ तो बी भी फिर सेम जीरो। ये बी ए सी है तो इसको ऐसा ही लिखना, जो जो मिलता जा रहा है वो लिख देते हैं यहां, ए बी सी प्लस, बोलो बेटा, बी सी ए, सॉरी जो ऑर्डर है वही रखिएगा, प्लस बी ए सी। ओके। अब अगला इस सी का करोगे बेटा, तो सी का इसमें हुआ तो जीरो, इसमें हुआ तो जीरो, पर इसमें हुआ तो सी के बाद ऐसा मिलेगा ना, सी डॉट बी क्रॉस ए। तो आपको एक तरह से क्या मिल गया, सी बी और ए, राइट। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर कभी भी साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, जैसे ये साइक्लिक ऑर्डर है, ठीक है, इसको एबीसी ही लिखा रहने दोगे। ये साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, क्या लिख दोगे, बी के बाद ए नहीं सी आना चाहिए, तो माइनस एबीसी लिख सकते हो। और इसमें भी बोलो क्या लिख सकते हो, माइनस ए बी सी। ये एक कैंसिल हो गया तो ये रिजल्ट बचा। आया लॉजिक समझ में। अब इसी क्वेश्चन को मान लो ऐसे नहीं करना है तो आईजे के लेके कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आईजे के लेके करते तो क्या होता, देखिए ध्यान दीजिए, कभी उलझ जाओ तो ये कोई कोई बुराई नहीं है इसमें। आई जे के लिया एबीसी को, तो ये तो सीधा सीधा क्या है, आई प्लस जे प्लस के। अब इसको पहले अलग से सॉल्व कर लो, आई प्लस जे क्रॉस बोलो कितना, आई प्लस के, यस और नो। अब बोलो आई से आई का करा जीरो, जे क्रॉस आई कितना होता है, थोड़ा याद रखना, आई जे और के। तो जे क्रॉस आई बोला है माइनस के, बस ये मत भूलना। और फिर करा के से, तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही है कि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज तो ही होता। तो आई क्रॉस के कितना, माइनस का जे, ये रिजल्ट मिल गया। यही मिलेगा ना, एक मिनट, और एक और भी तो मिलेगा। और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, ये मिल जाएगा आई, राइट। ये रिजल्ट मिल गया अंदर। अब आप इस अंदर वाले रिजल्ट को इससे कर दो, आई प्लस जे प्लस के डॉट, बोलिए आई माइनस जे माइनस के, मल्टीप्लाई करवाओ, 1 माइनस वन, नेट रिजल्ट -1। जो -1 दे वो करेक्ट, ये 0 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, ये 2 दे रहा है, और ये -1 दे रहा है। इससे भी बहुत जल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनेंट मतलब कर सकते हो, 3 वेक्टर ले लो एक साथ। हाँ, इसको पूरा एक वेक्टर मान लो, इसको एक वेक्टर मान लो, इसको, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है ये वैसे,
लॉजिकली। मतलब फिर बता रहा हूं कि अगर आपको ये मल्टीप्लाई करने से भी बचना हो तो समझो ये कितने वेक्टर हैं पहले बताओ, ये कितने वेक्टर हैं? एक, मान लो थोड़ी देर के लिए ये पी वेक्टर है, डॉट ये कितने वेक्टर है? एक, तो ये मान लो क्यू है, और ये कितने वेक्टर है? एक, आर। तो लॉजिकली आपको ये पूछा है पी क्यू और आर, ये पूछा है। अब इसको आपने अभी निकाला आई जे के, तो डिटर्मिनेंट में लिख दिया 1 1 1, आई प्लस जे 1 1 0 1 0 1, फट से इसको सॉल्व कर लो, ये हुआ 1 -1 और -1, नेट रिजल्ट -1। क्लियर? अब हम क्या होता है, जब भी इसे 3 वेक्टर रीड कर लिया किसी ने, वो कंफ्यूज हो जाएगा। 3 थे पर जैसे ही ऑपरेशन लगा तो 1 हो गया, ये भी 2 थे पर ऑपरेशन के बाद 1 हो गया, वो ऑपरेशन ये भी कर सकते। और इतनी देर इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं, ये टाइप का क्वेश्चन किसके पहले कई बार आया हुआ है। अगर मैं किसी क्वेश्चन पे इतनी देर दे रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं, मतलब कुछ कारण है, इसका समझ जाओ। अब आपने हर तरीके से सीख लिया, अब जो आपको कंफर्टेबल लगे वो कर लो। तो आपको शायद सबसे इजी तरीका ये लगा होगा, सबसे आखिरी, बस खत्म, या इसके पहले आईजे के मान के, जो अच्छा लगे उससे कर लो। अल्टीमेट एम आपका होना चाहिए पेपर में लीस्ट टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आप में से कुछ बिना बात के ज्यादा जैसे ही दिमाग चलाया कि आई जे के क्यों लिया, एबीसी को, आई जे के तो यूनिट वेक्टर होते हैं, बस जहां ये दिमाग चलाया, क्या कर रहा हमने, क्वेश्चन को अच्छा भला बनते हुए क्वेश्चन का कवाड़ा कर सकते हैं। तो कई बार हम खुद अच्छे क्वेश्चनों का कवाड़ा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई जे के यूनिट वेक्टर भी होते हैं और वेक्टर भी होते हैं, क्योंकि उसके किसी वेक्टर में उसके मॉड्यूलस का डिवाइड करना होता है ना, तो आई जे के का मॉड क्या होता है, 1। तो कोई दिक्कत नहीं है, आई जे के किसी भी जगह पे माना जा सकता है। ये क्लियर क्वेश्चन? चलिए, अब ये थोड़ा सा याद रखना आपको, अगर 2 वेक्टर दिए, 2 फोर्सेस, जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है किसी के लिए नया हो, पर है सिंपल, फिजिक्स का ही पार्ट है। 2 forces F1 and F2 are used to pull a car which made and extend the angle between 2 forces theta। ठीक है, द वैल्यू ऑफ थीटा विच रिजल्टेंट फोर्सेस, जब भी रिजल्टेंट फोर्सेस बोला जाए, एक फोर्स F1 है, ये F2 फोर्स है, और इसका रिजल्टेंट फोर्स कभी भी बोला जाए तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ये होता है अंडररूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस नोट कर लीजिए रिजल्टेंट फोर्सेस। ठीक, अब यहां पर एक चीज बताइए, रिजल्टेंट फोर्स ऑलरेडी पता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, कॉस्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब थीटा क्या आ रहा होगा, 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन थीटा इज 90 डिग्री। ओके, अगर एंगल कुछ और होता तो ये हो जाता, तो रिजल्टेंट फोर्स का ये फॉर्मूला होता है। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब सिवा एक नहीं पढ़ा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, स्किप कर दो। पर कितने क्वेश्चन अभी पूरे मैंने निकाले हैं, पूरे पुराने पिछले प्रीवियस साल के सारे, टोटल मैंने क्वेश्चन देखे 3 या 4 क्वेश्चन थे ऐसे अब तक जिनमें कोई बच्चा कंफ्यूज थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखिए, इफ ए बी सी डी आर 4 वेक्टर है ना, ए बी सी डी कितने हैं, 4 वेक्टर्स हैं, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज कॉलिनियर विथ ए, मतलब ये कॉलिनियर
नहीं लिखना चाहिए था, नहीं लिखा तो भी माना जाएगा, क्योंकि कॉलिनियर होते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती अलग से लिखने की। तो एक्चुअल में मेंशन होना चाहिए था। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ, जेई में भी आया, निपसेट में भी। जेई में लिखा हुआ था नो टू ऑफ कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर, है ना। इसमें नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी डी, 2020 का ही क्वेश्चन है, आर 4 वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज कॉलिनियर विथ ए। कल ही करा था वैसे तो ये क्वेश्चन हमने। तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस, फिर भी दोबारा बता रहा हूं, इक्वल टू लेमडा डी, और बी प्लस सी प्लस डी म्यू टाइम्स ऑफ ए। अलग मान लो, लेमडा भी मान लोगे तो चलेगा। म्यू टाइम्स ऑफ ए, यही तो बोला ए। यहां डी है, कॉलिनियर विद डी, यहां डी है। ए प्लस बी प्लस सी इज कॉलिनियर विद डी, बी प्लस सी प्लस डी इज कॉलिनियर विद ए, देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा है। अब एक बार बताइए, आपको कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू निकालनी है। आपने मान लिया ये क्या है, एक्स है। तो ए प्लस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो, लेमडा डी प्लस डी वैक्टर, ये हो गया एक्स। ऐसे ही बी प्लस सी प्लस डी को क्या लिख सकते हो, म्यू ए, तो ए प्लस म्यू ए, ये भी क्या हो गया, एक्स। दोनों एक्स को इक्वेट किया, 1 प्लस म्यू, और ये पहले ही से बताया ए बी सी डी जो है वो नॉन कॉलिनियर है, तो आप ऐसा लिख ही नहीं सकते ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा डी। तो इसका मतलब ये दोनों जीरो होंगे, यानी लेमडा और म्यू दोनों क्या है, तो -1 होने से यहां पर इसका रिजल्ट कितना आ गया, जीरो। तो करेक्ट आंसर इज जीरो। कल हम कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन था, सेम नहीं था, थोड़ा चेंज, बस डेटा ही तो चेंज होता है। आपको है ना अगले 10 एनालिसिस क्लास का ये रियलाइज हो जाएगा कि पेपर बिल्कुल सिमिलर है, बहुत ही ज्यादा सेम आते हैं, बस थोड़ा बहुत जो डेटा चेंज होता है उसका ऑब्जर्वेशन रखना है अपने को, बस। ये क्लियर बात। चलिए अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, टोटल वर्क डन बाय अ फोर्स। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितने हैं, 531 यूनिट एक्ट इन द डायरेक्शन कितना, 6i प्लस 2j प्लस 3 के, कॉमा 3i प्लस 2j प्लस 6 के, और कॉमा कितना दिया है, 2i माइनस 3j माइनस 6 के रिस्पेक्टिवली ऑन अ पार्टिकल डिस्प्लेस। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकलेगा इससे, और फोर्स कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, निकालो। क्या क्या बोला, निकालो जल्दी निकालो। पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी के लिए, और हो सकता है थोड़ा सा टाइम आपका ले ले, हो सकता है। क्या बोला, आंसर याद होगा। F1 कितना दिया है, बोलो, 6i प्लस 2j प्लस 3 के। F2 कितना दिया है, F2 वेक्टर बोलो, 3i माइनस 2j प्लस 6 के, और F3 वेक्टर बोलिए, 33 यूनिट।
बोलो, हो गया? क्या करोगे? मैग्नीट्यूड को इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें? इसमें, इसमें, और इसको ऐड करो। सबका मैग्नीट्यूड 7 कहां दिया है? अच्छा, सबका मैग्नीट्यूड सेम है ना? हाँ, तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उससे। F1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 5 का मल्टीप्लाई करो, 30i प्लस, पूरा एक साथ लिख रहे हो क्या? अच्छा, 10j प्लस 15k, F2 9i माइनस 6j प्लस 18k, F3 कितना? अच्छा, 1 ही है, सेम रहेगा ना? -6k। अब बोलो, अब तीनों को करो ऐड, क्या जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस 41i 27। अब ये डिस्प्लेसमेंट ए बी कितना आ रहा है? ए बी मतलब बी माइनस ए, 3i प्लस 0j प्लस 4k। अब बोलो, कर दो, 41 3 जा 123, ये जीरो हो जाएगा, और वो बोलो 108। अब इसके मैग्नीट्यूड का भी डिवाइड करोगे, इसको ऐड करना, ये कितना हो रहा है? 231/7, 33 यूनिट। देखो, इसका कंसेप्ट समझा देता हूं पहले कि क्वेश्चन में बोला क्या है, क्यों 7 का मल्टीप्लाई किया, क्या करा, समझिएगा। फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 5 3 1 यूनिट एक्स इन द डायरेक्शन, मतलब इसका यूनिट। तो F1 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, अब इसको समझना, ऐसा भी बोल सकते हो। पहले F1 बताओ है क्या? 6i प्लस 2j प्लस 3k, और इसका यूनिट वेक्टर बताना है। तो इसका यूनिट वेक्टर मतलब इसके अंडर रूट का डिवाइड, 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 7, ये F1 हो गया। ऐसे ही F2 यूनिट वेक्टर कितना होगा? आप बोलोगे 3i माइनस 2j प्लस अपॉन, ऐसे ही F3 यूनिट वेक्टर कितना होगा? 2i माइनस 3j माइनस 6k अपॉन। अब आपको जब क्वेश्चन में बोला ना फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड, एक फोर्सेज का कितना है? 5 3 1 यूनिट एक्ट इन द डायरेक्शन, मतलब उसकी डायरेक्शन में यूनिट फोर्सेज ये हो गए, तो कितना हो जाएगा? पहला फोर्स में मल्टीप्लाई करोगे 5 का, दूसरे में बोलो 3 का, और इसमें कितने का? 1 का, इसलिए वो अपॉन 7 जो आ रहा है वो आप कॉमन भी लिख सकते हो। तो अब आपने जब तीनों को, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा बोलो? जो अभी आपने लिखा था कितना आया था, बोलना फिर से। 40 प्लस अपॉन 7, ये। अब आपने निकाला डिस्प्लेसमेंट ए बी, तो बी माइनस ए करा तो कितना? 3i प्लस 0j प्लस 4k। और जब वर्क डन निकालेंगे, अब मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, वर्क डन निकालेंगे तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करा तो कितना आ गया? 33 यूनिट। अब हो सकता है किसी को बाई चांस ये क्वेश्चन क्लिक ना करे, तो अभी आप इसको होल्ड पे डाल सकते हो, बाकी क्वेश्चंस करें। अभी जैसे ये एक क्वेश्चन आया जिसमें आप हो सकता है बाई चांस कंफ्यूज हो जाए, ठीक है? बाकी ये सिंपल ऐसे करना था, इसको नोट कर लीजिए। यहां पर ये जो वर्ड लिखा ना यूनिट, इसलिए आपने इन सबको क्या बनाया है? यूनिट वेक्टर्स।
और क्योंकि तीनों वेक्टर को यूनिट बनाना था और तीनों के कोफिशिएंट सेम होने के वजह से 36 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट 49, इसलिए 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 7 का डिवाइड करने पे ये फोर्स भी यूनिट फोर्स हो गया, ये फोर्स भी यूनिट और ये फोर्स भी यूनिट, और इसकी डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है? 5, इसमें 3 और इसमें 1, इसलिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का और इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, चलो अब देखिए, ये भी 20 का क्वेश्चन है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? बी। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी डिवाइड द इन द रेशो। अब ये सीधा सीधा क्या पूछा है? सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है कि मान लो जैसे 2020 में 8 क्वेश्चन आए थे, इन 8 में कितने क्वेश्चन उलझाने वाले थे, कितने करने वाले, पहले ये भी समझना जरूरी। जैसे ये बहुत सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया आपसे, तो कितना? एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। अब देखो, ये दो हो नहीं सकते थे, वैसे ही देख लो आप, बिना करे भी कर सकते थे। क्यों नहीं हो सकते थे? इसमें नीचे माइनस है, इसमें ऊपर माइनस है, तो एकमात्र आंसर बचता आपके पास, और वो भी नहीं है तो नन होगा। नन ही था आंसर क्या? ये टाइपिंग मिस्टेक है ना। हाँ, बाकी अभी आप एम बी प्लस एन ए, ये हमारी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ये सही क्वेश्चन ये था। डन बेटा, आप गिनते चलना, अभी कौन से कुछ नंबर पे आ गया क्वेश्चन। ये जिस पेपर से लिया उसका ही नंबर डाल दिया, इसलिए कंफ्यूज मत होना, काउंट करते चलना एक साल में कितने क्वेश्चन हैं। देखिए, ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वैक्टर विथ टू नो ऑफ विच आर कॉलिनियर। कोई भी कॉलिनियर नहीं, ये वही क्वेश्चन हो गया। ए प्लस 2 बी इज कॉलिनियर विथ सी, बी प्लस 3 सी कॉलिनियर विथ ए, देन ए प्लस 2 बी प्लस 6 सी कितना? 0। एक ही साल में एक जैसे दो क्वेश्चन आ गए। 2016 में ये क्वेश्चन था, उसमें क्या नहीं लगा था? केवल मॉड नहीं लगा था। यस और नो? करना वही है, सेम लॉजिक, कि ए प्लस 2 बी को क्या मानोगे? लैम्डा सी, और बी प्लस 3 सी को बोलो म्यू ए। डन। देखिए, वर्टासेज ऑफ द वेक्टर, वर्टेक्स दिए है ना, क्या क्या दिए जरा स्पीड में लिखिए। 1 माइनस 2 1, बोलो 2 1, क्या है? और यहां बोलो 3 माइनस 1 एंड 2, फॉर्म अ ट्राइंगल, देन ट्राइंगल पूछा है। अब क्या ये आपसे नहीं होगा? 100% होगा। आज जो पेपर था उसमें वेक्टर पूरा बना था। अब एक एक टॉपिक्स पे ऐसे ही काम करेंगे। करो, इसको निकालो, इसकी लेंथ निकालो। 1 प्लस 9 प्लस 9, सही है, रूट 19। इसकी लेंथ निकालना 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट 14। इसकी निकालो 4 प्लस 1 रूट 5। इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर है, तो क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। यस और नो? बेटा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ओके,
द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड्स, मतलब क्या बताना है, मतलब ये दिया है, ये दिया है कितना 15, तो अल्फा पूछा है, अल्फा किसमें, इन दो में है, अल्फा या ए, है ना, बोलो 2 3 4 1 A 2, या अल्फा बोल दो 1 2 A, क्यों, दिस शुड बी 15। ऑप्शन से भी कर सकते हो, जो 15 दे रहा वो करेक्ट। देखो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, क्या रहा है, करना है इसको, हर एक टॉपिक, 6 मैथ्स के टॉपिक हैं, 6 पे परफेक्ट कमांड होना चाहिए, वेक्टर, 2D, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और मिसलिनियस, सभी पे परफेक्ट, और हर टॉपिक के परफेक्ट पेपर में पूरे पूरे होना चाहिए। अब उसमें हम ये बोनस मान लेते हैं 5 चैप्टर माने, हर एक के मान लो 1 2 नहीं बने तो भी हम 10 से ऊपर नहीं छोड़ पाएंगे, 40 के ऊपर हम कर लेंगे, ये आपका कॉन्फिडेंस अभी होना चाहिए। ये क्लियर, ऑप्शन से कर लो, इक्वेशन बना के कर लो, जो भी करना हो। चलिए, कितने क्वेश्चन आए थे, ये 8 थे ना, 8 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कंफ्यूजिंग भी नहीं था, थोड़ा सा टाइम लिया जिसने, है ना। चलिए, अब ये वो क्वेश्चन है वेक्टर का, जैसे अ बर्ड इज फ्लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी दिए वेक्टर, है ना। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कोई भी बच्चा उलझ सकता था, थोड़ा हटके भी था, अभी मैं करवा भी दूंगा, पर थोड़ा सा हटके भी था और उलझ सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने जो गिना है वो तीन निकले अभी तक, 3 या 4। आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें, आपका कॉम्पिटिटर बैठा है 15 मिनट खराब करने के लिए, आपको नहीं करना है खराब, अगर आपने खराब किए तो बहुत पीछे हो जाओगे। अब सुनो ये क्या है क्वेश्चन, अ बर्ड इज फ्लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी, कितनी दी है वेलोसिटी, 10I प्लस के, मेजर्ड इन किलोमीटर पर आर। इफ अ स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है, 1 2 3, यहां से कोई स्टार्ट कर रहा है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द पॉइंट इन स्पेस दैट इज 30 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। अभी वेलोसिटी क्या दी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी वेलोसिटी क्या दी है तो आप बोलते हैं 10I प्लस, पर मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं ऐसा क्वेश्चन पेपर में छोड़ दो, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप अपने आप को लकी मानिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिनमें आधे लोग उलझने वाले हैं, और वो ये बोलते हुए मिलेंगे वेक्टर बहुत खतरनाक आई थी। तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपका डिसीजन कितना स्ट्रांग है, अपने पढ़ाई नहीं छोड़ दो, एक तरफ दूसरा उलझा हुआ है, इसको तो उलझना नहीं है। वेलोसिटी ये दी, इसका मतलब जानते हो क्या, 10 यूनिट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बता सकते हो, एक्स डायरेक्शन में, 6 यूनिट वाई और 1 यूनिट जेड। अब ऐसा प्लेन होता है, ये जेड यहां पर है, अब एक ये जो वर्ड है वो उड़ रहा है, तो कहां पे उड़ के सीधा जाएगा ना, किसकी डायरेक्शन में जाएगा, वाई डायरेक्शन में। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया, ओरिजिन क्या दिया है, ओ ए क्या दिया बोलो, I प्लस 2J प्लस 3K। तो यहां पे कहीं वो पॉइंट है 1 2 3। अब ये उड़ता गया, देखो इसने बोला है डज इट टेक टू रीच अ पॉइंट स्पेस दैट 30 मीटर हाई, केवल हाई की बात कर रहे हैं, यानी यहां से 13 मीटर ऊपर है, ग्राउंड से 13 मीटर लिखा है, ध्यान देना। तो ग्राउंड ये, तो यहां से 13 मीटर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए क्या, 1 2 एंड 13। क्या नहीं, इस समझो तो आप, इसमें क्या बोला है, क्या बोला, अरे भैया एक्स और वाई एक ही प्लेन पे होते हैं, उस प्लेन के ऊपर वो ग्राउंड पर एक्स वाई प्लेन, आपने प्लेन को मान लिया एक्स वाई, कोई एक मानना है, और जेड ये है, ये वाला, तो ये है कितना 30 मीटर हाई। अब इसको नाम दे दो ए, इसको बी, ठीक है। तो ए बी वेक्टर बताओ क्या होगा,
केवल 10K, ठीक है, कोई भी एक मान लो, आप y मान लेते तो यहां पर 13 लिख देते और x और z सेम रहता। अगर x को आप वर्टिकल मान रहे हो, कोई एक को मानना पड़ेगा ना, समझो। एक तो ग्राउंड हो गया, ग्राउंड प्लेन हो गया, तो अगर मैंने ग्राउंड को XY प्लेन कंसीडर किया है तो मैं Z को वर्टिकल ले लूंगा, या Y को एक को लेना है तो आप ये 13 कहीं पे भी ले सकते हैं, अभी मैं किसी भी उससे कर सकता हूं। ये आ गया AB, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, उसकी इस टाइम निकालना है, टाइम निकालना है ना, तो वो क्या होता है, स्पीड। स्पीड क्या होती है या वेलोसिटी क्या होती है, बताओ, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, वेलोसिटी कितनी है, जेड वाली वेलोसिटी बोलो कितनी है, हाँ 1 इंटू 5/18, क्यों, किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो बोलो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 18/5, ये कैंसिल 2 टाइम, तो कितना आ गया 36, तो कितना टाइम लगा उसको, 36 सेकंड। फिर समझा रहा हूं, अब सोचो ये क्वेश्चन समझने के बाद भी करने में टाइम लगा, फिर पेपर में तो आप किसी के लिए भी उस समय नया हो सकता था, कंफ्यूजिंग हो सकता था। ऐसे क्वेश्चन इस साल भी आए या कभी भी आए, आपको बिल्कुल डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल आखिरी में सोचूंगा बचेगा टाइम तो, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा पेपर है जिनके लिए मेरे पास टाइम पहले ही कम पड़ने वाला है। अब आप इसमें अगर x और z प्लेन को नीचे मान रहे हो तो y को ऊपर लिखोगे, तो यहां पर 10 बढ़ा दो, मतलब 13 नीचे से ऊपर तक 13 लेना है, ये लॉजिक है उसका। यहां पर इसका मॉडुलस ले लेना है। तो वेलोसिटी दी है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो हमें किलोमीटर पर आवर में दी है और पर आंसर क्या है में दिए, तो इसलिए मैंने 1 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया। तो वेलोसिटी दिस डायरेक्शन में कितनी है 1 यूनिट, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो 10 यूनिट, तो 10 अपॉन वेलोसिटी। बस ये इस क्वेश्चन का फंडामेंटल लॉजिक था। अब आप ग्राउंड किस प्लेन को मान रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आपने ग्राउंड पे एक्स जेड प्लेन लिया, तो फिर वाई वर्टिकल लोगे तो वाई में चेंज आएगा, फिर वाई के साथ डिवाइड करोगे, फिर 6 का कर रहे होते, एवरेज आंसर वही आता, आंसर में चेंज नहीं होता। पर मैं हमेशा प्लेन जो लेता हूं वो एक्स वाई लेता हूं, और वर्टिकल हमेशा आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जेड ऐसा लेता हूं, ये जेड है। तो ये उसका लॉजिक है। नहीं समझ में आया, लीव दिस क्वेश्चन, अभी नोट कर लो बस। जिसको बाई चांस नहीं आया दोबारा फिर करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहां पर एक बार समझिए, वेलोसिटी आपको दी है 10i + 6j + k। अगर मैं बोलूं x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो 10 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ये होता है। अगर y डायरेक्शन में बोलूं तो 6 किलोमीटर पर आवर है, जेड डायरेक्शन में बोलूं तो 1 किलोमीटर पर आवर है। आपने एक्स वाई जो एक ग्राउंड है उस पर ग्राउंड को एक्स वाई माना, तो ये जेड वर्टिकल हो गया। इस पर एक पक्षी उड़ते हुए कितने मीटर ग्राउंड से ऊपर चला गया 13, तो पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां था, वो थोड़ा हवा में था पहले और उसके बाद वो उड़ा है, पर ग्राउंड से टोटल 13 गया है। तो जहां स्टार्टिंग था वो 1 2 3 था। आप बताओ एक बात, आपने कोऑर्डिनेट में कई बार पढ़ा है, इसके कोऑर्डिनेट 1 2 है, इससे ठीक 6 मीटर ऊपर का पॉइंट बताओ, तो आप बोलते हैं 1,4, वो सॉरी 1,6, क्योंकि ग्राउंड से कितना ऊपर हो गया 6। ये 2D का कंसेप्ट है, वैसे वहां 3D का। तो ग्राउंड से वो 13 ऊपर गया, तो ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, पर ये कितना हो जाएगा ग्राउंड से 13, पर इन दोनों का डिफरेंस कितना 10, मतलब 3 मीटर वो समझ लो ऊपर था, 10 मीटर और चला गया, तो टोटल 13 मीटर पक्षी ऊपर चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया आपने देखा,
तो आपने बोला कितना, सॉरी 10K, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, दोनों का मॉड ले लिया, ऊपर भी मॉड नीचे भी मॉड, और ये यूनिट हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10/1 इंटू 5/18, तो नेट रिजल्ट 36 सेकंड। ऑप्शन सारे सेकंड में दिए इसलिए उसको चेंज करना जरूरी था, अगर आर में दिए होते तो चेंज नहीं करते। अब भी किसी को नहीं आया, भूल जाइए इस क्वेश्चन को, क्योंकि समझाने के बाद भी नहीं आ रहा, तो पेपर में ये करने वाला क्वेश्चन था नहीं था, पर ये पेपर में कुछ बच्चों को इतना परेशान कर गया कि इस क्वेश्चन से पेपर बिगाड़ाए थे वो। बिगाड़ा हो आप भी, अगर आपको ऐसा बिगाड़ने का मन हो तो। चलिए देखो वो जो बन सकते हैं, इसको करिए। फोर्सेस दिए हुए हैं कितने, 2, F1 एंड 4i माइनस 3j प्लस 7k, F2 बोलो -2i प्लस 2j माइनस 8k आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी बोलना -3i माइनस 2j माइनस 7k। फोर्स बोलो, छोड़ दीजिएगा इनकेस पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बाद में करिएगा। यस और नो, मल्टीप्लाई कर दो, -6 प्लस 2 प्लस 7, ये सही किया ना हमने, क्या आंसर आएगा, 3 होगा आंसर, 3 ही आएगा। आंसर गलत दिए होंगे, आंसर गलत दिए होंगे, ये कोई डाउट वाला क्वेश्चन थोड़ी है। अब यही क्वेश्चन था, बस वहां पर क्या कर दिया था उन्होंने, मैग्नीट्यूड भी दे दिए थे, जैसे इसमें भी मैं मैग्नीट्यूड दे देता, मान लो 4 एक 3, और ये यूनिट बना देता तो मॉड का डिवाइड कर देते बस। डन, 3 इज अ राइट आंसर, मत हो कंफ्यूज, 15 मत लिख दो, उसको जोड़ो मत, भरोसा अपने ऊपर रखो। जैसे ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, बाइसेक्ट बोला है, थोड़ा सा उलझ सकते हो, इसमें प्लेन का भी कंसेप्ट लगता है, अभी बाद में आते हैं, मतलब ये 3D बेस्ड क्वेश्चन भी था थोड़ा सा। ये क्वेश्चन पे हमने काफी डिस्कशन पहले भी करा हुआ है, आंसर इज 9। ये तीसरे साल का पेपर स्टार्ट हो गया, 1 लिखा मतलब तीसरे साल। हर साल के पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको उलझा सकता है, एक, और बाकी करने लायक है। तो यही हमें समझना है कि हर टॉपिक का बढ़िया तैयारी करो, फिर भी 1-2 क्वेश्चन नहीं बने कोई बात नहीं, उस 1-2 क्वेश्चन के वजह से अपने आप को ये मैसेज मत दो कि मैंने टॉपिक नहीं करा, आता नहीं है, या फिर मैं वो इसका क्या होगा, वो 2 क्वेश्चन डाउट पड़े रहने दो, होने दो। पहले अपनी रीच 40 प्लस करनी है, पहले सबसे पहला टारगेट ये रखना है। चलिए ये देखिए, आपसे बोला एंगल बिटवीन बी एंड सी, जिसका एंगल पूछा उसको छोड़ के, पता है ना, उसको छोड़ के ट्रांसफर कर दो, एंड देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बोलो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सब दिए तो हैं, बोला 25 प्लस 9 प्लस 2 मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा इक्वल टू 49, ये 34 तो 15, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। पर बहुत क्वेश्चन आए, मतलब 10 साल में करीब 70-80 क्वेश्चन है, अगली क्लास भी इसी की होगी आपकी, और उन 70-80 में मुझे मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मिले हैं बस। डन,
क्या होता है, कई क्वेश्चन बन भी जाते हैं, पर जो क्वेश्चन टाइम ले लेना वो क्वेश्चन भी फेवरेट क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये तो खैर सिंपल था, क्लियर। ये करिए, एंगल बिटवीन, देखो ईयर भी लिखे हुए कुछ में, मैंने पूरे वैसे ही के वैसे निकलवाए अभी आपके लिए। ए प्लस बी, ए माइनस बी, पहले ए प्लस बी कितना है बोलो, 4i प्लस जे माइनस के डॉट, यही कहीं लिख लेना, ए माइनस बी माइनस 2i प्लस 3j, बोलो -8 प्लस 3 प्लस 5, जीरो मतलब π/2, जीरो मतलब π/2। तुम्हारा बाल दिवस हो गया? कल बचे हुए थे आप? डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी बी सी सी ए, पर यहां पे ए बी सी थोड़े अलग अलग दिए। हमने इसको बनाया भी था, जब स्क्वायरिंग करते हैं तो 4 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो पूछा है ना बेटा। ये हो गया 38, तो माइनस 90। यस, आप में से भी कई लोगों को, ऑनलाइन वालों को स्प्रे की जरूरत है। सही बोल रहे आप लोग। ये क्लियर। अब देखो ये कितने बार अलग अलग तरीके से आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपको ना स्क्वायरिंग करना ना कुछ करना, जितना मेंटली कर सकते हो करते चलो। चलो ए बी सी बी 3 वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बोलना 1, बी का मैग्नीट्यूड बोलो हाँ 1, और सी का मैग्नीट्यूड 2। ए और सी का एंगल पूछा है, बहुत ही सड़ा क्वेश्चन है। निकालिए, जिनको नहीं आता उनको बता रहा हूं, मुझे हाथ भी उठाना जरा समझना है। इतना पढ़ाने के बाद भी अभी कहां किसको कितने लोगों को कंफ्यूजन है। देखो कभी भी याद रखना, बड़ा सिंपल सा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना दिया बेटा बताओ पहले। बी, ये ट्रिपल प्रोडक्ट है। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बोलता है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। एक बात हमेशा याद रखना, दो वेक्टर कभी भी इक्वल लिखे, जैसे तो बी वेक्टर के इक्वल होगा, तो इसको इससे इक्वेट कर सकते हो। तो आप बोलोगे ए डॉट सी इक्वल टू बोलो 1, ए डॉट सी मतलब मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा इक्वल टू 1, मॉड ए मॉड सी कितना दिया बोलो 1 इंटू 2, तो कॉस थीटा कितना 1/2, 1/2 मतलब π/3। यही अगर ए और बी का एंगल पूछा होता, यहां पर लिखते 0C, मान लो पूछा होता, तो ए और बी का कंपेयर इससे करते, तो ए डॉट बी कितना 0, तो ए और बी के बीच का एंगल बोलो 90 डिग्री। ये भी नोट डाल के लिख लेना बेटा, पूछ सकते थे। हम सबको एक काम करना है, हर ये तो एक वेक्टर नहीं लेंगे,
अभी अगले वीक से हर एक टॉपिक का लूंगा मैं एक एक क्लास, वीक में एक क्लास, जैसे अगले वीक की मैं क्लास लूंगा पूरे लाइन से। अभी ट्रिग्नोमेट्री बहुत बार कर ली, कैलकुलस की पूरी एक क्लास जो 3 दिन बनाया, उसमें पूरे कैलकुलस के क्वेश्चन करना फिर से। हर एक टॉपिक को इतना मजबूत बनाओ कि उसके क्वेश्चन आपसे छूटे ना पेपर में, जब जाके मैथ्स में 40 राइट होने लगेंगे। वो एक लेवल डेवलप करना है क्लास में, और अभी अप्रैल में करना है ये काम, मई में नहीं। अप्रैल एंड होने के पहले मुझे आपको इस पोजीशन पे लाना है, और आपको भी इस बात के लिए तैयार रहना है। ये क्लियर? जिनको अभी भी समझ में नहीं आया फिर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये माइनस बी वेक्टर में वहां ले गया। मैंने आपको मंडे की क्लास में ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए ही पढ़ाया था। इसका हमने क्या कंसेप्ट बनाया था, दूर वाला ना, याद है? ए डॉट सी इंटू बी प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस पास वाला ए डॉट बी इंटू दिस इक्वल टू बी वेक्टर। इसको प्लस 0 सी भी चाहो तो लिख सकते हो। दो वेक्टर इंपॉसिबल है जब तक कंपेयर नहीं हो सकता। अगर इक्वल लिखें तो ये बी वेक्टर बी के इक्वल होगा, सी वेक्टर 0 के इक्वल होगा, ये लॉजिक है। तो आपको बी से बी का कंपेयर करा तो ए डॉट सी कितना मिला, 1। ए डॉट सी मतलब मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा इक्वल टू 1, और ये मॉड ए और मॉड सी दोनों दिए हैं, तो 1 इंटू 2, तो ये 1/2 थीटा π/3। बाई चांस ए भी पूछा था तो इन दोनों का कंपेयर करते। अब माइनस, अब क्या लिखते हैं आप, ए डॉट बी कितना, 0, तो इसका मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी। डन। और ए परपेंडिकुलर टू बी है, इसलिए तो ये रिजल्ट ऐसा लिख पाए होगे आप, नहीं तो थोड़ी लिख सकते थे। ओके चलो, देखो कितने कितने क्वेश्चंस आए एक एक साल में, 5-5, 6-6, 8-8 क्वेश्चन तक आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट। वैल्यू लेके कर सकते हैं, वैल्यू मेथड दोनों से बताऊंगा। याद हो आंसर तो अच्छी बात है, याद है? यस 1, ऐसे देख के याद आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी बता दूं कि अगर ये पेपर में करना हो तो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन सिंपल है पर सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले वर्ड क्या दिया है, कोप्लानर मतलब डिटर्मिनेंट विल बी 0, तो A11 बोलो 1B1 1 C। अब एक बार बताइए कि अपॉन में 1 माइनस ए है, अपॉन में 1 माइनस बी है, या अपॉन में ऐसे आता नहीं है, इक्वल टू 0 करना होता है, या अपॉन में ऐसे आता नहीं है, तो इसको बनाना पड़ता है माइनस करके, डिवाइड करके। तो अभी मेथड से बता रहा हूं। तो अगर आप इसमें क्या करोगे, बोलो 0 बना लो जितने बन सकते हैं। A11 बोलो 1 माइनस ए 1 माइनस ए, यहां बोलो B-1 0, यहां बोलो 0, राइट, इक्वल टू 0 तो बोले ये कोप्लानर है। अब मैं 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी का डिवाइड कर रहा हूं, कर दीजिए, बोलिए ए अपॉन 1 माइनस ए 1 1, राइट। यहां किसका डिवाइड कर रहा है, 1 माइनस बी, बोलना -1
जीरो। -1 कैसे क्लियर ना, 1 माइनस बी का डिवाइड किया, यहां बोलो किसका, 1 अपॉन, यहां बोलो, यहां बोलो -1, राइट। अब मैं इसके साथ सॉल्व करूंगा तो बताओ क्या आएगा, a अपॉन 1 माइनस ए, फिर इसके साथ करो ये जीरो, तो प्लस कितना 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी, दिस शुड बी जीरो। इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस, इसको a अपॉन है ना ये, तो a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कर लो, बस खत्म। ये दो तो निकालना ही था, इसके साथ अलग अलग लिखा, तो -1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए, 1 अपॉन 1 माइनस बी, 1 अपॉन 1 माइनस सी, दिस शुड बी क्या, जीरो। तो क्या रिजल्ट आ गया, 1। ये लॉजिक था मेथड से करने पर। एक्चुअल में ऐसे ही एक क्वेश्चन याद हो तो डिटर्मिनेंट में भी आता है, तो वो डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन है ये। बाकी अगर आप पेपर में उलझ रहे हो तो एबीसी को 2 3 4 ले लो, और 2 3 4 यहां रख के इसका वैल्यू निकाल लो और इस डिटर्मिनेंट का निकाल लो। बट मैं आपको सलाह दूंगा, ये क्वेश्चन याद रहे तो अच्छा, पेपर में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, कतई टफ नहीं है। ये भी समझो, जैसे वर्ड वाला क्वेश्चन था वो अलग ही था, पर ये टफ नहीं है, टाइम ले सकता है। ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। क्या करा वो समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट किया और R3 में भी R1 को, ये मिला। फिर मैंने 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी का डिवाइड किया है, तो लॉजिकली मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, पर क्यों नहीं लिखा, इक्वल टू जीरो, इसलिए नहीं लिखा। अगर इक्वल टू जीरो नहीं होता तो लिख देता मैं। ओके, और लास्ट स्टेप समझ में आ गई होगी। यहां पर ए अपॉन था, बाकी में तो 1 1 था, तो उस ए के लिए -1 प्लस 1 किया तो वो सेम रिजल्ट बन गया और 1 चला गया। चलिए बढ़ू आगे। द डायरेक्शन कोसाइन, ये भी प्लेन का क्वेश्चन है, पर डायरेक्शन कोसाइन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, सीख लीजिए। अगर आर वेक्टर इक्वल टू कभी भी लिखा हो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक, इसका मतलब क्या होता है वो भी बताता हूं, समझ लो पहले। कोऑर्डिनेट एक्सेस में ये प्लेन का छोटा सा कंसेप्ट है, एक ही बार दो क्वेश्चन आए। मान लो ये लाइन ओपी है, पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो बताओ ओपी वेक्टर क्या होता, इसका वो क्या होता है, प्रोजेक्शन इन एक्स डायरेक्शन, ये होता प्रोजेक्शन एक्स में, ये होता प्रोजेक्शन इन, और ये होता जेड में। तो जो चीज हम वेक्टर में प्रोजेक्शन बोलते हैं, ये बी लिख दिया गलती से, जो चीज हम वेक्टर में प्रोजेक्शन बोलते हैं 3D में उसे डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो यहां पर डायरेक्शन रेशियो बताओ क्या है, डायरेक्शन रेशियो हमेशा एक्स वाई जेड आई जे के कोफिशिएंट होते हैं, क्या हो गए, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो या कंपोनेंट या प्रोजेक्शन, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन या डायरेक्शन रेशियो। एंड रिमेंबर, ध्यान से सुनना मेरी बात, लाइन मेक एन एंगल, लाइन ओपी मेक एन एंगल अल्फा बीटा गामा in the positive direction of coordinate axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosine and denoted by L, M, N। पूरी 3D पढ़ने की कोशिश नहीं करना, बेसिक समझना बस। जहां पर L इक्वल टू होता है cos अल्फा, जो क्या होता है सुन लो, x अपॉन मॉड ऑफ ओपी, इसी के मॉड का डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा x अपॉन बोलो
ऐसे ही एल, फिर एम बोलो, y अपॉन मॉड ओपी, यानी यही की यही, और एन जेड अपॉन मॉड ओपी. दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशो. डायरेक्शन रेशो को नॉर्मली ए बी सी से डिनोट करते हैं. ओके आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, दो तीन. ये 3D का बहुत एलिमेंट्री पार्ट है, इसलिए पढ़ा दिया मैंने, बहुत एडवांस नहीं पढ़ाऊंगा अभी. तो अगर आपको जैसे ये क्वेश्चन जो दिया था, वो क्या दिया था देखिए, ए वेक्टर दिया था -2i प्लस जे -5k. अगर मुझसे पूछा जाता फाइंड डायरेक्शन रेशो, तो सीधा सीधा मैं बोलता -2, 1 और -5. दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशो. ऐसा भी लिख सकते थे -2, 1 और बताओ क्या लिख सकते थे, 2, -1 और 5, दोनों करेक्ट है. या तो दो नेगेटिव या एक नेगेटिव. डायरेक्शन कोसाइन कभी भी बोले तो सुन लीजिए, इसका मॉड निकालो, 4 + 1 + 25 √30, बस इसका डिवाइड कर दो. तो एल या कॉस अल्फा बोलो, -2 अपॉन √30, एल एम 1 अपॉन एन -5 अपॉन √30. अब दो नेगेटिव की जगह कई बार एक नेगेटिव भी बनाया जाता, पर है दो नेगेटिव. ये है ना डी डेली. और डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा, ये पढ़ा होगा आपने, 1 होता है. यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, दिस शुड बी 1. ओके लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए. 2 पॉइंट ए एंड बी आर, 2 points A and B are 5, 6, -7. Find direction ratio and direction cosine of line AB. AB के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बताना है. क्या बताना है, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी. बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. पहले ए बी निकाल लीजिए. ए बी बोलो, -2i + 8j प्लस -11k. इसका मॉड भी यहीं के ही निकाल लेते हैं, फिर बात करते हैं. बोलो, 4 + 64 + 121 बोलना, √189. ठीक है. अब अगर आपसे डायरेक्शन रेशियो पूछा है, बताओ, तो आप बोलते 2, 8 और -11. ओके. और डायरेक्शन कोसाइन कभी भी बोले तो बोलो 2/√189, 8/√ बोलो
189 माइनस 11 बाय रूट बोलो, खत्म। इसे बोलते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, या एल, एम और एन। अब बोलो क्या बोलो। क्लियर है बात? देखो क्या होता है, छोटी छोटी चीजें कोई अलग टॉपिक की आई तो पढ़ लेना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। प्लेन की बेसिक इक्वेशन क्या होती है कभी पूछे वो बता दूंगा, अभी ऐसे कुछ चीजें समझ लो। और कितने बार 3D के क्वेश्चन आए ये भी समझ में आएगा। ये क्लियर क्वेश्चन? चलिए, ये हमने कल ही किया था ये शायद। अभी आएगा डायरेक्शन कोसाइन, फिर बताऊंगा। ये क्लियर था? चलिए, ये भी किया हुआ था। ये देखिए फिर रिपीट हो गया। ये 2016 के होंगे इसलिए सब सेम आ रहे हैं। चलो, if a vector equal to 4i plus 6j and b vector equal to 3j plus 4k, then the vector formed from the component of a and b. क्या करेंगे? हाँ, कंपोनेंट मतलब प्रोजेक्शन बोला है ना, देन द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो आपने पढ़ा तो ए डॉट बी अपॉन बी। अब कंपोनेंट वेक्टर बोला है, बी वेक्टर अपॉन मॉड बी और आ जाएगा। तो बस ए डॉट बी इंटू वैक्टर बी अपॉन मॉड बी का कंपोनेंट मतलब प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन की जगह कंपोनेंट बोल दिया उन्होंने यहां। अगली क्लास जो है इसके बचे हुए अगर बच गया क्वेश्चन, वो जो आपको असाइनमेंट दिए वो जो भी पार्ट बचा वो भी एक और वेक्टर की क्लास लूंगा मैं। फिर आपके पास जो वेक्टर का पेपर आएगा मैं श्योर हूं आप कर लोगे, एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ दें तो। और वो एक दो क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तो खुश होना बहुत। आपकी लॉटरी है, अगर सब बनने वाले आए तो आपके लिए नुकसान है। आपकी लॉटरी इसमें है कि कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़े। डन? तो ये तो हो गया होगा आपसे। तो पहले तो बी वेक्टर अगर देखें तो 3i प्लस 4j सभी में है, क्यों? 3j प्लस 4 के सब में है ना, तो बी का रोल है ही नहीं कुछ। तो अब ए डॉट बी कितना? 18 और मॉड बी बताओ कितना? 25 का स्क्वायर, तो ये आ गया। ओके, नेक्स्ट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्रॉस और डॉट का रिलेशन। सब पढ़ी हुई चीजें हैं। ए क्रॉस बी का स्क्वायर याद आ गया, प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर। पर मुझे याद है मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यही दिया था, यही सेम डेटा के साथ। क्रॉस पूछा है, ये दिया 60 का स्क्वायर, 60 इंटू 60 इक्वल टू 13 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस, मैंने आपको इसको सॉल्व करना भी बताया था, 5 5 कॉमन ले लो, याद आया? तो 25 169 माइनस 144, तो 25 इंटू 25,
मैथ्स मॉक पेपर जो दे रहा है वो, मॉक पेपर, डीपीटी, बस इतना करना अपने को अच्छे से। आप देखो मैथ्स मॉक के भी क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं या इसके मैथ्स मॉक में हो रहे हैं, वो सब काम की चीजें। चलिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा है ना, किस पर डिपेंड करेगा? कोप्लेनर दिए होंगे ये साथ में। पहले तो डिटर्मिनेंट देखो तो क्या आ रहा है, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा। अब एक बार बता, सबसे बड़ी स्टेप किस में? सी में ना, तो आप इसे ए बी सी की जगह सी ए बी भी लिख सकते हो। तो बताओ, सी, फिर ए बोलो, आई जे के एक्स। अब इसको सॉल्व करें तो ये इसके साथ करा तो y मिला, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दीजिए, सीधा ही ऐड कर दो ना सभी को आपस में। अरे ये दोनों को ऐड कर दो इसके साथ। देखो मैं बताता हूं, y1x x01 इसको ऐड किया इसमें, बल्कि इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इस वाले को, मतलब कॉलम 3 में कॉलम 1 ऐड कर दो और कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अकेला बचा। यहां बोलो 0 और यहां पर भी 0। इसके लिए सॉल्व किया तो एक्स वाई आ ही नहीं रहा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ, ओके। जैसे करना हो, कोई जरूरी नहीं जो मैंने किया आप डायरेक्ट कर दो, जैसा ठीक लगे। चलिए, ए एंड बी वेक्टर इन स्पेस गिवन दैट, पहले इसका सिंपल फॉर्म बना लो चाहो तो, या फिर वही तरीका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डायरेक्ट निकाल दो। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हो, और इसमें एबीसी को आईजे के मत मान लेना। हाँ ये दिया हुआ है यहां पर, नहीं तो यहां मान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसका सिंप्लीफाई कर लो पहले कितना आ रहा है। ए से ए का किया तो 0, ये मिला बी क्रॉस ए माइनस 2 इंटू ए क्रॉस बी, मतलब लॉजिकली 3 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। क्यों? तो ऐसा लिखोगे 2a प्लस बी, 3 बाहर लिख दो, बी क्रॉस ए, 2a का b में किया, मतलब एक एक करके करोगे बोलो तो 0, ये पूरा ही 0 हो रहा है क्या? क्या? अरे पर डॉट मल्टीप्लाई है ना। हाँ बिल्कुल, यहां पर बोला कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? नहीं हो सकता, मैंने कुछ ये 14-11 का पेपर का है। इसको एक बार देख लेंगे, कोई नहीं बनने वाला क्वेश्चन नहीं है, कुछ ना कुछ हो सकता चेंज हो। चलो देखो जरा, अगर हो तो वो 13 या 12 का होगा मेरे ख्याल से, 15 का नहीं है, 11-12 का भी नहीं होगा, 14 का भी हो सकता, देख लो।
चलो ये बताओ इसमें क्या बोला है, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर आर नॉट परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर नहीं है। अब एक फंडा क्लियर, जैसे ये देखो ए क्रॉस बी डॉट ए, इसका मल्टीप्लाई तो 0 आता है तो ये परपेंडिकुलर है। ये करो डॉट, ये भी 0 आता है क्योंकि इसका इसके साथ किया तो ये भी परपेंडिकुलर है। ये करा तो ए प्लस बी डॉट, अब इससे मिला रिजल्ट ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस, अब इसका हमें क्या पता 0 होगा कि नहीं, ये भी पता नहीं, तो यही परपेंडिकुलर नहीं है। ये भी है, ए का इसके साथ 0, बी का इसके साथ 0, तो नॉट बोला है, तो ये एक ऐसा है जो परपेंडिकुलर नहीं है। 2015 का था ये, सही है कि गलत लिखा है? अभी आते हैं थोड़ी देर में, चलो 2015 का क्वेश्चन था वो। कौन सा? आ रहा हूं ना अभी, पहले इसको तो कर लो, एक चीज तो खत्म करो। डन है, चलो पिछला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन का लॉजिक बताता हूं। मैंने उसको गलती से प्लस कर लिया था, ये ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा हो गया। ये कितने वेक्टर हैं? एक, और इसका पहले दूर वाले से और फिर पास वाले से, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए ए क्रॉस बी डॉट -2b, फिर बोलो माइनस ए क्रॉस बी डॉट बोलो ए, राइट? क्या ये सही तो किया है? अच्छा, इंटू ए भी आएगा, इंटू बचा हुआ वेक्टर, उधर भी आएगा इंटू बचा हुआ वेक्टर, पर ये तो 0 हो जाएगा ना। एक काम करो ना, आपके पास ये तो है ही ए और बी, तो आप अलग से ए क्रॉस बी करो। ए क्रॉस बी करोगे एक रिजल्ट मिलेगा, A-2b करोगे एक रिजल्ट मिलेगा, फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या देखो, एक बार ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। देखो ये यूनिट वेक्टर दिए, ये बेसिकली यूनिट वेक्टर दिए, और ए और बी का डॉट मल्टीप्लाई करें हम तो 2 - 2 परपेंडिकुलर भी है, पर उससे फायदा क्या होगा वो देखना है। परपेंडिकुलर भी है और गिवन वेक्टर यूनिट वेक्टर भी है। अगर एक बार बताओ, इस पूरे को एक वेक्टर मानो P, ये क्रॉस Q है ऐसा मान लीजिए, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लग सकता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2A डॉट बोलना A क्रॉस B क्रॉस A-2b प्लस बोलो कितना B डॉट A क्रॉस B क्रॉस A-2b। तो एक तरह से मुझे ऐसा बताना है 2A A क्रॉस B A-2b, ठीक है? 2 बाहर भी लिख सकते थे चाहो तो। और इसमें बताओ क्या बताना है,
बी, ए क्रॉस बी, और बोलो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताना है। तो इसमें केवल ए का चेंज है और उसमें कितने का है, बी का। अब ये करिएगा आप ट्राई। किसका? तो इतना मत करो, इतना कॉम्प्लिकेटेड। ये मत करो। बोलो। अगर हम इसको ले लें, ऐसा होगा क्यों? अच्छा, एक क्रॉस दिया ना। क्या? देखो ए डॉट तो बी जीरो आएगा, है ना? और एंगल पता चल गया ए और बी के बीच का 90 है। ठीक है, एक काम करो, और मॉड ए कितना है, इसको ऐसे करते हैं हम। ठीक है, मॉड ए कितना है, 1। मॉड बी भी कितना है, 1। और ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए क्रॉस बी बताओ क्या होगा, या पूरे का ही मॉड ले लो, इस पूरे का ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी को आप ऐसा लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 90। ठीक है, और साइन 90 आपको पता ही है, एंगल 90, और मॉड ए मॉड बी 1 है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, 1। यूनिट वेक्टर आएगा बेसिकली, तो एन कैप। तो और ए माइनस टू भी। तो इन दोनों का ही मल्टीप्लाई बचेगा फिर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कहां पर? एन कैप होगा, एन कैप, ऐसा मान लो। क्या बोला? किसको सॉल्व कर लें? इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट क्या आ रहा है? इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? इसी को सॉल्व कर लो, अंदर वाले को, बाहर वाले को करो ही मत सॉल्व अभी। देखो, आपके पास ऐसा है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए माइनस टू बी। इसको दो वेक्टर मान लो, और इसको एक वेक्टर मान लो। इसको एक मान लें। इस, अरे इसको एक वेक्टर मान लो। इसको
हाँ, इसको ऐसा कहना चाह रहा हूं, ए क्रॉस बी। हाँ, ये तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि इसको आपने एक वेक्टर मतलब ऐसा मान लिया आपने, आप क्या करोगे? अब आप मान लो थोड़ी देर के लिए ए माइनस टू बी को आपने सी मान लिया, तो क्या करोगे? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आप ऐसा लिखोगे ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी डॉट सी इंटू ए। ओके, अब ए डॉट सी मतलब सी मतलब क्या था? ए माइनस टू बी इंटू डॉट कितना है? ए। वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सुनो, एक मिनट, अब इस पूरे इसको रब करो, अब फिर समझा रहा हूं। अंदर देखिए क्या दिया है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए माइनस टू बी। ठीक, अगर आप इसको एक वेक्टर मान के कर रहे हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आप ऐसा लिखोगे ए डॉट, बोलो, ए माइनस टू बी होल ब्रैकेट में बी वेक्टर माइनस ऑफ बी डॉट ए माइनस टू बी इंटू, बोलो, ए वेक्टर। अब जब ए से ए का मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, और ए से जब बी का करोगे तो जीरो, तो बचा क्या? मॉड ए का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर माइनस बी से ए का करा जीरो, और ये मिल जाएगा प्लस, बोलो, बी से मॉड बी का स्क्वायर इंटू, बोलो कितना, टू भी आएगा साथ में, इंटू ए वेक्टर। तो एक तरह से ये तो वन वन हो गया, तो अब आपको मिल गया टू ए प्लस बी वेक्टर, और बाहर भी क्या लिखा है? टू ए प्लस बी, तो टू ए प्लस बी डॉट टू ए प्लस बी, इसका मतलब हो गया डायरेक्टली टू ए प्लस बी का, तो वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसका स्क्वायर बताना है आपको। वो हम ट्रिपल प्रोडक्ट में गड़बड़ कर रहे थे वहां। अब इसको आप एक थोड़ी देर के लिए पी वेक्टर मान के कर लो, इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो हो जाएगा। वैसे वैल्यू लेके करोगे बहुत लंबा चला जाएगा। जब भी क्वेश्चन लंबा जा रहा हो समझ जाओ या तो हम गलत कर रहे हैं या फिर ये क्वेश्चन अभी नहीं करना है। अब जिसको समझ में नहीं आया एक बार और समझा दूंगा। भाई इसमें ये किया आपने, इस पूरे को एक नया वेक्टर मान लिया है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंसेप्ट है वो लगाया है, और a इंटू ए हो गया मॉड ए स्क्वायर जो कि 1 है, और a डॉट बी ऑलरेडी दिया हुआ 0। क्रॉस में टाइम लग जाएगा तो क्रॉस को आपने डॉट में कन्वर्ट करा है। ये क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है, करने ही वाला है। बस अगर एकदम स्ट्राइक नहीं करे तो बाद में कर लो, कोई वो ऐसा क्वेश्चन नहीं है। क्या आंसर आ रहा है? ओके, ये तो कर लिया था। अच्छा, और कितने क्वेश्चन है? काफी क्वेश्चन है अभी, ये नोट कर लो पहले एक बार। डन। चलिए एक हेडिंग डालिए, फिर बच्चे को क्वेश्चन बाद में करवा रहा हूं। जो वेक्टर लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।
इस क्वेश्चन में बस बेटा इतना ध्यान रखो जो किया है यहां पर, आप थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए माइनस 2b, इसे पहले आप सिंगल एक वेक्टर मान लो ऐसा क्रॉस p, और फिर ऐसा करो a डॉट p इंटू बी वैक्टर माइनस b डॉट p इंटू, और अब p का जगह a माइनस 2p रख दो। देखो तो ऐसा होगा, अलग से बता रहा हूं, a डॉट a माइनस 2b, तो डॉट तो ऐसा होगा a डॉट a माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, a डॉट b 0 और a डॉट a मतलब मॉड a स्क्वायर, और वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलर स्क्वायर के बराबर होता है, और इसका मॉड 1 दिया था, तो केवल यहां से क्या बच के आया b। फिर ऐसे ही अलग से इसका मल्टीप्लाई कर दो, b डॉट बोलो कितना a माइनस 2b, a बाद में लिखेंगे, आप बोलो मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये हुआ b डॉट a, ये हुआ माइनस 2 b डॉट b, वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलर स्क्वायर के इक्वल, तो ये माइनस 2 हुआ, तो माइनस माइनस ये कितना हो गया प्लस 2 इंटू बचा हुआ वेक्टर a। ये रिजल्ट अंदर वाले वेक्टर का है, बाहर भी यही लिखा है, तो 2a प्लस बी डॉट 2a प्लस बी, यानी ये ओवरऑल हो गया 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए अब लिखिए वेक्टर मूवमेंट, ये एक एप्लीकेशन लिख लो जिससे कि अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत नहीं जाएगी। वेक्टर मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लिख के फिर करना ही है ना। वेक्टर मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, इसमें जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उस पर पूरा कंसेप्ट है, और वैसा ही डायग्राम बनाना, जो मैं बोलूं वैसे ही करिएगा, मिस्टेक नहीं होगी, नहीं तो मिस्टेक कर सकते हो आप। यस लिखिए द वेक्टर मूवमेंट, the vector movement of a force F the vector movement of a force F, ये F है, एक्टिंग एट A, किस पर एक्ट कर रहे हो आप A पर, ये डायग्राम ऐसे बनता है, ए पर आपने एक्ट किया, फिर से सुनिए, द वेक्टर मूवमेंट ऑफ अ फोर्स एफ एक्टिंग एट ए अबाउट द पॉइंट ओ, अबाउट द पॉइंट ओ इज डिफाइंड एज, टॉर्क क्या एम से डिनोट करते हैं, ओ ए क्रॉस एफ, ध्यान से लिखिएगा और यही लिखिएगा, जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं उसको हमेशा आप ए मानना, जिसके अबाउट कर रहे हैं उसको क्या मानना ओ, तो पहले क्या निकालोगे ओ ए और क्रॉस क्या एफ, ये भी फिजिक्स का ही कंसेप्ट है, अभी ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, द वेक्टर मूवमेंट ऑफ अ फोर्स एफ acting at capital A point, acting at A about the point O is defined as OA cross, क्या लिखा है OA cross F। इस पे क्वेश्चन एक लिखिए जरा कैसे आता है। A force F, लिखिए A force F 3i प्लस 2j माइनस 4k, a force F 3i plus 2j minus 4k is applied at the point 1 minus 1 2 1 minus 1 2, find the moment of F about the point, पूरा फिर से बोल रहा हूं 2 minus 1 3, फिर से सुनिए, a force F 3i plus 2j minus 4k is applied at the point
is applied at the point 1 minus 1 2. Find moment of F. Find moment of F about the point 2 minus 1 3. डन. मैंने आपको बोला फोर्स एफ अप्लाइड द पॉइंट ए अबाउट पॉइंट ए. बस 2 वर्ड पढ़ लोगे, कभी मिस्टेक नहीं होगी. तो ओ ए बताओ क्या होगा? माइनस आई माइनस जे तो आएगा नहीं, 0 जे प्लस के, ऐसा लिखो माइनस के. अब बोलो आई जे के 1 0 माइनस 1 3 2 माइनस 4. बोलिए. बोलो 2i माइनस 7j माइनस 2j. डन. वन मोर क्वेश्चन. फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स. लिखिए. Find the moment of the force find the moment of the force 5i plus 10j plus 16k. दोनों आए हुए क्वेश्चन है. Find the moment of the force 5i plus 10j plus 16k acting at the point 2i minus 7j plus 10k about the point minus 5i plus 6j minus 10k. यस. किस पॉइंट के अबाउट किया है, किसके अबाउट किया? 2 चीजें याद रखिए. फोर्स दिया होता है, यस. 408i minus 408i minus 408i minus, दिस इज द राइट आंसर. इस पे थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इस वेक्टर रिजल्ट है तो माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो. चलिए अब ये कंप्लीट हो गया है.
फ्राइडे की क्लास भी वेक्टर प्रैक्टिस क्लास है, बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फ्राइडे की क्लास आपकी मॉर्निंग क्लास रहेगी, और मैंने सौरभ सर से ही बात की, क्लास एंड पे उनसे भी जरा आपके साथ एक सेशन इंटरेक्टिव रखूंगा, तो इसलिए मॉर्निंग में क्लास होगी। क्लास टाइमिंग वही 10-10:30 के आसपास होगा, वो दिख जाएगा। और कल आप लोगों की जो क्लास रहेगी, क्योंकि अभी प्रिडिक्शन लगातार रीजनिंग के पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ कल, आज जो पेपर हुआ, आज कौन सा पेपर हुआ है 13, वो कल डिस्कस करूंगा, आप लोग कंप्लीट करके रखिए। पहले मैथ्स के अभी 2 हफ्ते लगातार ले लिए तो सारे पेंडिंग पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। वो एक एंड पे रीजनिंग कंप्यूटर करवा रहे हैं, एक एंड पे मैं मैथ्स करवा रहा हूं। दोनों एंड का रिजल्ट ये होगा कि फाइनल रिजल्ट अच्छा होगा। बट आपको एक आदत डालनी पड़ेगी, कोई भी टॉपिक कितना भी स्ट्रांग हो जाए, उसके एक आध दो क्वेश्चन हो सकता ना बने, और कई बार कोई टॉपिक वीक हो तो भी उसके बन सकते हैं, ये पेपर पे डिपेंड करता है। इसलिए हर क्वेश्चन को एज अ चैलेंज मत लो, हर टॉपिक को एक स्ट्रांग वे में पढ़ो। जैसे वेक्टर पढ़ा तो पूरा वेक्टर का एक साथ कंसेप्ट बनाओ, कोऑर्डिनेट पढ़ा तो कोऑर्डिनेट का। फिर देखो कि ये 10 साल में हमारे को मिले हैं कितने क्वेश्चन, 80। अब इसमें 8 नहीं बने चलेगा, पर 72 बने, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं। चलिए, और आज वाले क्वेश्चन का पीडीएफ अगर किसी ने मुझसे मांगा, पीडीएफ नहीं मिलेगा इसका, ये एक्चुअल पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, आपके पास पेपर होते हैं, खुद बनाओ, सब चीजें मिल जाएं, फिर उसको सजा के रखो कहीं, और अपने जूनियर को बताओ ये बिल्कुल पढ़ लेना, मैंने तो नहीं पढ़ा है। कोई फायदा नहीं होता उसका, जो चीज आपको मिल जाए एकदम से। जब पेपर में, तो आपके पास पेपर है ना, उसमें देखो क्वेश्चन सब लाइन से हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैंने अपनी तरफ से उठाए। और अब आपके पास एक्चुअल पेपर का भी कलेक्शन अच्छा खासा हो गया। कितने हो गए अब तक? 6। अगले 1-2 हफ्ते में पूरे निपट जाएंगे, तो फिर मॉक पेपर के अलावा कुछ नहीं होगा। चलो, अच्छा, यूट्यूब पे आज वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, तो जिनको पढ़ना वो अटेंड कर लेना। चलिए, थैंक यू। आज वाले टेस्ट का एनालिसिस कल होगा।